गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। आज है दिसंबर 30 और एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, हमारा रहेगा एक टॉपिक टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन फ्रंट पेज भी आया था तो शायद मैंने इसको इसीलिए इंक्लूड कर दिया। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अटल इनोवेशन के बारे में। ये है क्या, क्यों यूज़ होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, और हमारी कंट्री में कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली उनकी रैंकिंग की गई है। कौन सा रैंकिंग फर्स्ट है, सेकंड है, वो देखने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इनसा कोक के बारे में पढ़ेंगे, ये है क्या, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हल्का फुल्का पढ़ेंगे। तो एक्चुअली इसको हम लोग आपके जो है ना ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक से कवर करेंगे। नोड 2 पाइपलाइन क्या है यूरोप में, एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन रहेगा। प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं यूरोप की पॉलिटिक्स के बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि आज ज़्यादातर जो एडिटोरियल थे वो सारे पॉलिटिकल टाइप के थे, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे इंपॉर्टेंट लगे नहीं। हाँ, मुझे लगा कि ये जो वाला टॉपिक है आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, शायद आपने इसके बारे में सुना ना हो, या इशू क्या है, तो थोड़ा इसको देखने की कोशिश करेंगे। कई बार एग्जाम में वो पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर इन न्यूज़, तो उस हिसाब से आपका ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। एक टॉपिक हमारा रहेगा ग्रोस एनपीए के बारे में रहेगा। एनपीए क्या होता है, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसके बारे में हल्का सा बात करेंगे। एनपीए के बारे में बात नहीं करूंगा, कुछ और टॉपिक के बारे में बात करूंगा, ठीक है। इजराइल पैलेस्टाइन इशू के बारे में हल्का सा देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी आजकल थोड़ा सा न्यूज़ में है दोबारा से, तो थोड़ा इसको भी देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस एंड द नीट काउंसलिंग क्या है, ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। तो कुल मिला के कुछ अच्छे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक तो सारे वैसे अच्छे ही होते हैं। एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंस की बात है। देखिए, चाहे कई बार ऐसा होता है ना, कोई टॉपिक हमें खास इंपॉर्टेंट लगता नहीं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तब हमें रियलाइज होता है यार ये टॉपिक तो हमें कर लेना चाहिए था। इसलिए भैया कसर मत छोड़ा करो, कुछ भी अगर आपको लगे अपने सिलेबस के आसपास तो उसको कर लिया करो। खैर, इंसाकॉक के बारे में बात करते हैं। देखिए, है क्या, ओमिक्रॉन हैज हाई इम्यून एस्केप पोटेंशियल, ऐसा इंसाकॉग ने कहा है। हाई इम्यून एस्केप पोटेंशियल मतलब ये है कि अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है, देखिए इम्यूनिटी दो तरीके से आ सकती है ना। एक तो इम्यूनिटी आ सकती है जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है। नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हो वायरस से, जैसे मैं हुआ था कुछ समय पहले, तो मेरी बॉडी के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी आ गई होगी उस वायरस को से लड़ने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि मेरी बॉडी ने एंटीजन और मतलब एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर दिया होगा। एक होती है आपकी जो आर्टिफिशियल, जो यानी कि एक्सटर्नल जो इम्यूनिटी होती है, जो आप वैक्सीन लगवा के करते हो। तो इसने कहा है, इंसाकॉग ने कहा है कि जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है ना भैया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने वैक्सीन लगवाई है तब भी, या फिर आपने को ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है तब भी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आपको इन्फेक्ट करना है तो करना है। इसीलिए आप सभी को, खुद को भी, जितने लोग इस वीडियो को सुनने वाले हैं, सभी को मेरी तरफ से सजेशन समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि अपनी टेक केयर ज़रूर करें, अपने आप का ध्यान रखें। आप ये मत सोचना कि आपने वैक्सीन लगवाया हुआ है या फिर आपको पहले वेरिएंट हो, आपको वायरस हो चुका है, आप प्रोटेक्टेड हो। बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं हो, ऐसा इंसाकॉग ने कहा। ये बिल्कुल साइंटिफिक एक एविडेंस है। तो वो चीज़ें में हम लोग नहीं जाएंगे, इम्यूनिटी क्या होती है, कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास है, वो तो ऑलरेडी आप पहले से कर चुके हो। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इंसाकॉग के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जब इंडिया में वायरस शुरू हुआ था, उस समय हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया, पूरी कंट्री में छोटी-छोटी जो है कि हम लोगों ने रीजनल रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरी बनाई। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको वायरस हो गया, तो आपका जो ब्लड सैंपल है इस लैबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है। उस ब्लड सैंपल में ये देखा जाता है कि इसके अंदर वायरस है। पहली बात तो ये वायरस तो है, लेकिन वायरस का कौन-सा वेरिएंट है? क्योंकि वायरस अपने आप को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है, अपने आप को चेंज करता है, ऑल्टर करता है ना? म्यूटेट करता है। तो कौन सा वायरस का नया म्यूटेशन वहाँ पे है कि नहीं है? तो ये उसकी ना लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, ये वाला भैया ये आपका जो साउथ अफ्रीका वाला है, ये आपका यहाँ वाला है, मतलब ये गामा है, बीटा है, थीटा है, अल्फा है, जो भी है। तो उसको सीक्वेंस करता है। उसके जीनोम को सीक्वेंस करके पता चल जाता है कि ये नया वायरस है, ये पुराने वाला वायरस है। तो ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी इन रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरीज को। इसके तहत ही हम लोगों ने दिसंबर 2020 में इंसाकोग नाम की इंडिया में कई जगह पे रीजनल वेरिएशंस लैबोरेटरीज बनाई थी। शुरुआत में ये 10 थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसकी कैपेसिटी को बढ़ा के मेरे ख्याल से अभी ये 28 के लगभग होंगी। तो ये जो इंसाकोग होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है, ताकि हम लोग नए वेरिएंट को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे साउथ अफ्रीका में उन्होंने भी ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर, देखिए, साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन
आइडेंटिफाई किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट कहीं नहीं हो सकता। साउथ अफ्रीका का जो जीनोम सीक्वेंसिंग मॉडल है ना, वो दुनिया का बेस्ट मॉडल माना जाता है। इसके पीछे भी कारण है। साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे, मतलब टोटल अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर बहुत सारे वायरस वहाँ पे होते रहते हैं, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में हिस्टोरिकली पिछले 20, 30, 50 सालों में इतनी जबरदस्त लेबोरेटरी बना दी गई है वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पिछली बार भी जो हम लोगों ने वेरिएंट को, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को सबसे पहले उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया था, इस बार भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो वहाँ का जो लेबोरेटरी सिस्टम है ना, वो एकदम वर्ल्ड क्लास है, इसीलिए वो जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये रीजन था कि वहां पे ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई किया गया। तो हमारे इंडिया में क्या है कि जॉइंट इनिशिएटिव है ये इंसाकोग वाला ना, इसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने, डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, इन सभी का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। बस इतना ही करवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। इंडिया के अंदर फिलहाल 3 वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। कुछ 2 को हम लोगों ने कल, आपको मैंने बताया था कल वाले एनालिसिस में, हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है, और एक ड्रग को भी हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है। तो बस इतना ही आपको बताना था। आप समझदार हो, लंबे समय से एनालिसिस देख ही रहे हो, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता ही है। चलिए देखिए, ये वाला जो लास्ट पॉइंट था ना, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। अगली बात करते हैं, अटल इनोवेशन रैंक पुट्स आईआईटीज आईआईएससीज ऑन द टॉप। देखिए वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी थोड़ा सा करवा देता हूं क्योंकि नया टॉपिक है। मैं ना थोड़े नए टॉपिक की खोज में रहता हूं, जो आपने पहले नहीं किया होगा। देखिए, ये अटल रैंकिंग फॉर द इनोवेशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ARIIA, ये इसकी होती है फुल फॉर्म। ये लोग क्या करते हैं, ये कंट्री में यूनिवर्सिटीज की, इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग निकालते हैं, कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन सा आया है, IIT मद्रास, उसके बाद IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT रुड़की। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, प्रीलिम्स में हो सकता है तो पूछ भी सकता है। प्रीलिम्स में नहीं, कम से कम आप अगर स्टेट PCS देते हो, SSC देते हो, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के आप अगर एग्जाम देते हो, तो वहां पे तो इस तरह की चीजें वो पूछ ही लेता है। खैर, बाकी आप इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। किसने इनिशिएटिव लिया है, इट्स इनिशिएटिव ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये आपको पता होना चाहिए। इस रैंकिंग के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं, वो है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। ठीक है, उन्होंने जो स्टार्टअप्स वगैरह लॉन्च किए हैं वहां से पास आउट होने के बाद, वो सब, स्टार्टअप ने कितनी ज्यादा फंडिंग जनरेट की है, वो सब, स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए हमारी कंट्री में जितने भी, मतलब मोस्टली, सिर्फ कंट्री में नहीं पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के जो IITs और IIM से निकलते हुए जो ग्रेजुएट्स हैं, जो यंग माइंड हैं भैया, उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को, जैसे फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल ले सकते हो, है ना, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, और भी दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं, ओला का आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये क्या है ना, वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वहाँ से निकलने के बाद जो ग्रेजुएट्स हैं वो स्टार्टअप्स खोलते हैं, उनको फंडिंग मिलता है और सक्सेसफुल भी होते हैं। तो उन सारे के सारी बेसिस के ऊपर जो है उनको दी जाती है रैंकिंग बाय दिस इनोवेशन इनिशिएटिव विच इज कॉल्ड अटल इनोवेशन। ठीक है, बस यही आपने याद करना है, छोटा सा टॉपिक था। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मेक्स रेयर विजिट। देखिए रेयर, रेयर है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो चीजें रेयर होती हैं वैसे भी इंपॉर्टेंट होती हैं। विजिट टू इजराइल फॉर टॉक्स, तो बातचीत करने से ही रास्ता सुधरेगा भैया, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली इन लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि लड़ाई लड़ाई बंद करो, बाकी आपको पता ही है क्या बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा न्यूज में था। अब देखिए, ये है एक जगह मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट हमेशा जो है वो कंट्रोवर्सी में रहता है, लेकिन यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है इजराइल, है ना। तो ये देखिए रहा आपका इजराइल। इजराइल के आसपास देख सकते हो आप, इस साइड में जो है इजिप्ट है, इस साइड में जॉर्डन है, यहाँ पे आपका दमास्कस है, मतलब सीरिया आ गया, है ना। तो ये कुछ ऊपर जो आपका लेबनान आ गया, तो और इस तरफ आगे आपका आ गया मेडिटेरेनियन सी। यूपीएससी में ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी को सराउंड करती हैं या टच करती हैं। ऑलरेडी ये मेरे ख्याल से 2015 का क्वेश्चन था। तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है दोस्तों मेडिटेरेनियन सी, आप ये देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी। ठीक है,
और कौन-कौन सी कंट्रीज़ को टच करती हैं, उसकी लिस्ट मैंने आपको अलग से दे दी है, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपके बिहाफ़ पे हम लोग ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे इज़राइल है तो डेफ़िनेटली टच करता ही है, इजिप्ट भी टच करता है। क्या जॉर्डन, देखिए उसके अंदर ऑप्शन में जॉर्डन भी दिया गया था, लेकिन जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन ओशन को, सी को टच नहीं करता है। क्या सीरिया करता है? ये आप देख के मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेबनान तो डेफ़िनेटली करता ही है, वैसे सीरिया करता नहीं है, फिर भी ठीक है, बता देता हूँ आपको। तो ये आपने थोड़ा-सा इज़राइल का नक्शा आपने यहाँ पे देख लिया होगा। आर्टिकल में बढ़ने से पहले हल्की सी आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 से पहले एक्चुअली जो ये पूरा एरिया है ना, ये इज़राइल वगैरह ये जो एरिया है, ये किसके कंट्रोल में हुआ करता था? टर्की के कंट्रोल में हुआ करता था, ठीक है? क ओटोमन एम्पायर उस समय इसको बोलते थे। ये आपका सीरिया वगैरह ये जितना एरिया है ना, इसके कंट्रोल में हुआ करता था। लेकिन फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में जो है टर्की हार गया और ब्रिटेन वालों ने इस एरिया के ऊपर जो है वो अपना अधिकार कर लिया। अब ये अधिकार कई सालों तक होता रहा, तो ब्रिटेन वाले जो है वो ज्यूज़ लोगों को सपोर्ट करते थे। तो उस समय बहुत सारे ज्यूज़ लोग जर्मनी से, पोलैंड से, इधर-उधर से भाग के, यू नो वेरी वेल, कि उस समय जो हिटलर भाई साहब थे तो वहाँ पे मार रहे थे वो लोग उनको, ज्यूज़ लोगों को, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो यूरोप वगैरह से बहुत सारे ज्यूज़ यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गए। तो वो झगड़ा जो है हमेशा से चल ही रहा है। बाद में 1947 में अ, विद द हेल्प ऑफ यूएसए एंड यूके एक यहाँ पे जो है 2 कंट्रीज़ का सॉल्यूशन दिया गया, टू नेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं। इंडिया का भी आपको पता होगा, इंडिया पाकिस्तान है, वो भी टू नेशन थ्योरी ही थी। उसमें क्या हुआ कि कुछ हिस्सा ज्यूज़ को दे दिया गया, और ये कहा गया कि जो कुछ हिस्सा है वो पैलेस्टीनियंस लेंगे। पैलेस्टीनियन जो है अरब्स होते हैं, ठीक है? तो ये मुस्लिम्स होते हैं और ये ज्यूज़ होते हैं। लेकिन ज्यूज़ ने तो वो बात मान लिया कि ठीक है हम लोग 2 कंट्रीज़ बनाएँगे। लेकिन पैलेस्टीनियन कह रहे हैं भैया हम यहाँ पे हज़ारों सालों से रह रहे हैं, हम तो नहीं मानते। क्योंकि ये हमारी लैंड है। हमारी लैंड में कोई और आके बाहर से आके बैठ गया और कहने लगा कि ये तो मेरा है, और आपने कह दिया हाँ चलिए ठीक है आपको दे देते हैं, तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे। तो पैलेस्टीनियंस ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, और सिर्फ पैलेस्टीनियंस ने ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्री सऊदी अरेबिया, ईरान का तो खैर पंगा चलता ही है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। और जब रिकॉग्नाइज नहीं किया और ब्रिटेन की तरफ से सपोर्ट था, यूएसए की तरफ से सपोर्ट था, तो भैया लड़ाई झगड़ा होना तो नेचुरल सी बात ही हुई। तो 1947 में 1948 में सबसे पहले अरब इजराइल वॉर हुआ। उसमें हुआ क्या? उसमें ये हुआ कि ये जो गाजा स्ट्रिप वाला हिस्सा है ये चला गया इजिप्ट के पास, वेस्ट बैंक वाला जो हिस्सा है ये चला गया जॉर्डन के पास, और कुछ कुछ और हिस्सा जो है इन कंट्रीज के पास चला गया। लेकिन यहाँ पे बात रुकी नहीं। 1967 में फिर से वॉर हुआ, उसे 6 डे वॉर कहा जाता है। एक 6 डे वॉर में क्या हुआ, इजराइल वालों ने इजिप्ट से बहुत कुछ अपने हिस्से में ले लिया। देखिए यहाँ पे ये जो हिस्सा आपको दिखा देता हूँ, वैसे ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, अगर आप सोच रहे हो तो हिस्ट्री की क्लास है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे जो है इसे कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला, तो ये इजराइल ने इसको अपने अंडर में ले लिया भैया, ठीक है। ऊपर से ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो ब्लू कलर में थोड़ा सा नजर आ रहा है, यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, उसको भी अपने हिस्से, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके अलावा जो ये वेस्ट बैंक है जो पहले जॉर्डन के कंट्रोल में हुआ करता था, कहाँ गया अपना वेस्ट बैंक, हाँ ठीक है, तो ये वेस्ट बैंक भी इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये गाजा स्ट्रिप थी, इसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसराइल ने इन सारी कंट्रीज की जो जगह थी ये थोड़ी थोड़ी करके अपने कंट्रोल में इसको ले लिया। ये जो जेरूसलम है, जेरूसलम को भी अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया, ईस्ट वाले को और वेस्ट वाले को। तो ये जो है 6 डे वॉर में जो है इनकी भयंकर हार हुई दूसरी कंट्रीज की। और बाद में तो खैर इजिप्ट ने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी कर लिया, और इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया। तो उसके चक्कर में इन्होंने ये सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस कर दिया। लेकिन अभी भी वेस्ट बैंक वगैरह जो है इनके हिस्से में है। गाजा स्ट्रिप को जो है बाद में पैलेस्टीनियंस को दे दिया गया था एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो जेरूसलम को तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, मैंने खुद एक वीडियो बनाई थी 1 डेढ़ घंटे की, जेरूसलम को लेके इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तब गाजा स्ट्रिप और इसराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी, है ना। तो वेस्ट बैंक में बेसिकली बहुत सारे पैलेस्टीनियंस रहते हैं, लेकिन इसराइल वाले क्या करते हैं, इलीगली वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। वो आपको पता, वो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ वगैरह बना देते हैं, गोल्फ क्लब बना देते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह। तो ज़बरदस्ती यहाँ पे रहते हैं, जिसे इलीगल सेटलमेंट बोलते हैं, और इंटरनेशनली भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लेकिन भैया इजराइल वाले तो इजराइल वाले हैं, मानते किसी हैं नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने घर बना रखे हैं। तो ये पैलेस्टीनियंस के घरों पे एक्चुअली ज़बरदस्ती यहाँ पे या तो कब्जा कर लेते हैं, उनकी जो ज़मीन वगैरह होती है उसको हथिया लेते हैं। एक तो यहाँ पे ये इशू चलता ही है। उसके ऊपर से गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा स्ट्रिप के अंदर जो है हमास नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पे बेसिकली
पॉलिटिकल पार्टी भी कह सकते हो, लेकिन ये अमेरिका तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलता है। तो वो लोग बेसिकली यहाँ पे रहते हैं। और थोड़े समय पहले जब लड़ाई हुई थी कुछ महीने पहले, तो गाजा स्ट्रिप में जो हमास है ना, वो इसराइल के ऊपर इधर अटैक करता रहता है, जिसके अंदर केरला की भी एक नर्स थी, वो मारी गई थी अनफॉर्चुनेटली। एक्चुअली वो यहीं पे रहती थी, अश्कलोन में रहती थी, नर्स का काम करती थी, और यहाँ पे उनके घर के ऊपर बॉम्ब गिरा और उनकी भी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। तो उसके बीच में बहुत दिनों तक लड़ाई भी चलती रही, वो सारी सारी चीज़ें हम लोगों ने किया था। खैर, लड़ाई इनके बीच में चलती रहती है। तो पैलेस्टीन जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने अभी इसराइल की यात्रा की है और उन्होंने कहा है कि भैया देखिए, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हो नहीं होगा, सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी इसराइल के अंदर जो नए नए प्रेसिडेंट उनके आए हैं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनके, वो भी थोड़े से उतने ज़्यादा कट्टर नहीं है जितने पहले वाले हुआ करते थे, जो नेतन्याहू जिनका नाम था। तो इनका जो नए वाले हैं, इनका नाम है मिस्टर गुंताज, ठीक है। तो मिस्टर गुंताज जो है थोड़े से लीनियंट टाइप के हैं, प्यार मोहब्बत में बिलीव करते हैं, शांति में बिलीव करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और कुछ पैसा वैसा भी इन्होंने इनको दिया है। खैर, ये पूरा थोड़ा इशू मैंने आपको बता ही दिया, ब्रीफली बताया है, एक बिल्कुल ट्रेलर के जैसा। लेकिन ये मूवी बहुत बड़ी है, और अगर आपको खुद इंटरेस्ट है तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी में यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेड सी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन कौन सी कंट्री जो है वो डेड सी को सराउंड करती हैं, टच करती हैं। मेडिटेरेनियन सी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गाजा स्ट्रिप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक्चुअली में, कि गाजा स्ट्रिप वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच एरिया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, मिडल ईस्ट उसका आंसर था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है बैंकों के जीएनपीए के बारे में, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और न्यूज़ में हमेशा से रहता ही है। तो ये मेरा पर्पज़ आज नहीं है। मेरा पर्पज़ आज ये है कि जो आरबीआई है भैया, आरबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सितंबर 2022 तक इंडिया के जो बैंकों का ग्रोस एनपी है वो 9.5% हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे आप बैड लोन भी कहते हो, है ना, बैड लोन। और बैड लोन को टैकल करने के लिए सरकार अभी एक बैड बैंक बनाने की योजना बना रही है। अब ये बैड बैंक क्या है, ये भी आप खुद से पढ़ लीजिए, काफ़ी न्यूज़ में था, तो आई होप आपने इसको पढ़ा ही होगा पहले। तो ये वाला थोड़ा सा न्यूज़ में था, लेकिन ये मैं आपको नहीं करवाने वाला। मैं आपको क्या कराऊंगा, आरबीआई ने कहा है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो इंडिया में है भैया, इनकी हालत है बहुत खराब। और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से दिया जाता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को देखा है कि जब इस तरह के आर्टिकल आते हैं तो एसएमएसीज कह के आगे निकल जाते हैं, जबकि उनको एसएमएसीज का मतलब ही नहीं पता। वो आर्टिकल को पढ़ेंगे और सीधा निकल जाएंगे। ये न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। न्यूज़पेपर में अगर कहीं एमएसएमई का अगर जिक्र आया है, उसको यूज़ किया गया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जानिए कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि न्यूज़पेपर में आता है एनबीएफसी, तो एनबीएफसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्यूरियस नहीं है, गूगल नहीं करते हैं। ये आपका काम है, आपको गूगल करना होता है, ठीक है। तो एमएसएमई क्या है, देखिए, मैं आप एसएमएसई की जो है, इसकी एमएसएमई की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ये स्क्रीनशॉट मैंने वहीं से लिया हुआ है। ये आप पढ़ सकते हो कि जो माइक्रो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्मॉल कौन सी होती हैं, और मीडियम एंटरप्राइजेस कौन कौन सी होती हैं। माइक्रो का मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो प्लांट और मशीनरी वगैरह में, इक्विपमेंट में किया जाता है, वो कितना किया जाता है, लेस देन 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और जो स्मॉल वाला होती है, इट इज़ लेस देन 1 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़। तो 1 करोड़ से जो नीचे वाले होते हैं वो होते हैं आपके माइक्रो, 1 करोड़ से 10 करोड़ वाले होते हैं वो होते हैं आपके स्मॉल, और 10 करोड़ से 50 करोड़ वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके मीडियम एंटरप्राइजेस। ये कैटेगराइजेशन दिया हुआ है आपके एम ई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ऐसे याद है मुझे, एमएसएमई की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा। उसके अलावा एक और इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो आरबीआई ने कहा है कि भैया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, देखिए इसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है नॉन बैंकिंग, मतलब ये बैंक्स तो नहीं है, ठीक है। बैंक्स नहीं है, इसका मतलब आरबीआई भी इनको बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं कर सकता, तो ये बैंकिंग वाली एक्टिविटी नहीं कर सकती, ठीक है। तो कुछ जैसे एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती भैया, आप एनबीएफसी के अंदर खाता वगैरह नहीं करवा सकते, ना ही ये चेक इश्यूज कर सकती हैं, जैसे आपका बैंक आपको चेक इशू करता है, ठीक है। तो कुछ बैंकों में और इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन एनबीएफसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं।
ठीक है? जैसे आपने वहाँ पे जाके लोन ले लिया, गोल्ड लोन, जैसे मुथूट फाइनेंस आपने सुना होगा, आपके शहर सिटी वगैरह में होगा, तो ये एनबीएफसीज़ होती हैं, आप लोन यहाँ से ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे खाता ओपन नहीं करवा सकते, ना ही आप ये आपको चेक दे सकते हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? कि बैंक्स में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। 3-4 भी डिफरेंस आपको पता होगा, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछता है, ठीक है? तो बस यही था, थोड़ा यही मैं आपको बताना था, हल्की सी न्यूज़, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं था। अगली जो न्यूज़ आती है हमारे पास, वो आती है एक्सप्लेनर सेक्शन से, ठीक है? एक्सप्लेनर सेक्शन। आज एक्सप्लेनर सेक्शन में किसके बारे में बताया गया है? आज बताया गया है डॉक्टर्स के बारे में। देखिए, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं भैया, आप न्यूज़ सुन ही रहे होंगे। कोविड का समय है, ओमिक्रॉन का समय है, डॉक्टर हॉस्पिटल्स में है नहीं, ओपीडीज़ बंद पड़ी हुई हैं। लेकिन डॉक्टर लोग मजबूरी में सड़कों पे आए हुए हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है कि मजबूरी में इनको सड़कों पे आना पड़ा। अब वो किया क्या है सरकार ने, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो एमबीबीएस वगैरह कर लेते हैं, एमबीबीएस करने के बाद इनको 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है? उसके बाद जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो इनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। देखिए, एक तो आपका नॉर्मल नीट वाला एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जो आपका एमबीबीएस में एडमिशन के लिए होता है। एक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, जिसमें आप जो है एमएस वगैरह करते हो, है ना? वो सब। उसे कहा जाता है नीट पीजी एग्ज़ाम। नीट पीजी एग्ज़ाम इंडिया में जनरली जो है वो सितंबर के महीने में होता है, लेकिन इस बार वायरस की वजह से उसको थोड़ा-सा लेट कर दिया गया था। मतलब दिसंबर जनवरी में होता है, इस बार उसको थोड़ा-सा लेट कर दिया गया। तो वो तो चलिए ठीक है, आपने एक एग्ज़ाम कंडक्ट लेट करवाया, उसको हम लोग को वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न है कोटा वाला। तो सरकार ने क्या किया, इस बार ऑल इंडिया जो कोटा था नीट पीजी के अंदर, उसके अंदर 27% कोटा दे दिया ओबीसीज़ को। चलिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, दे दिया तो दे दिया। 10% कोटा दिया गया किसको? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जैसा कि आपको पता है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर, स्वर्ण कैटेगरी के अंदर जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको 10% का कोटा दिया गया है। ये हर जगह दिया गया है ना? अब इसको लेके समस्या यहाँ पे क्रिएट हो गई। क्या समस्या क्रिएट हुई? देखिए, जो लोग ओबीसी में, देखिए ओबीसी में सबको कोटा नहीं होता है, ओबीसी में क्रीमी लेयर भी होती है, तो क्रीमी लेयर वालों को कोटा नहीं होता। क्रीमी लेयर के अंदर जो कैटेगरी होती है, मतलब जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, वो होती है 8 लाख रुपए इनकम, जो सालाना। अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए सालाना होती है, तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं और उनको ओबीसी के अंदर कोटा नहीं मिलता। ये एक क्राइटेरिया होता है। तो सरकार ने ये जो जनरल कैटेगरी के अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया, इनके लिए भी सरकार ने 8 लाख रुपए रख दिया। अब ओबीसीज के लिए आपने रखा, चलिए वो कोई बात नहीं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए आप 8 लाख क्यों रख रहे हो? भाई सीधी सी बात है, ओबीसीज को जो कोटा दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, ठीक है? तो उनके लिए 8 लाख रुपए आपने कोटा रख दिया, लिमिट रख दिया। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले लोग, ना तो ये एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और ना ही ये सोशली बैकवर्ड हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्राइटेरिया इनके है ही नहीं। इनके लिए क्राइटेरिया दिया गया है इकोनॉमिक वीकर वाला। अब इनके लिए भी 8 लाख आप कैसे रख सकते हो? अब जब सरकार ने तो ये गाइडलाइन इश्यू कर दिया, लेकिन आप जैसे लोग कुछ होंगे ऐसे, उन्होंने वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ कि ये जो ओबीसी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए आपने जो 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया रखा है, क्या आपने इसके लिए कोई स्टडी की है? क्या आपने इसके लिए कोई पैनल बनाया था? क्या आपने कोई सर्वे किया है? अगर किया है तो उसकी स्टडी मुझे बताओ। अगर अपने मन से आपने 8 लाख रुपए रख दिया है तो वो भी बताओ। अब सरकार के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई स्टडी की ही नहीं थी कि भैया ओबीसी के लिए 8 लाख और जनरल कैटेगरी के लिए 8 लाख। ये तो सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले डेफिनेटली इकोनॉमिकली उनसे स्ट्रोंग हैं, ये तो बिल्कुल स्टडी है। तो आप 8 लाख तक पहुंचे कैसे? इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट पीजी वाली काउंसलिंग होनी थी, उसको अभी स्टे लगा दिया है। सरकार ने जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात बोली थी, सरकार ने कहा था कि मैं जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट आपको पेश कर दूंगा, और अगर इसको अपडेट करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब वो 2-3 हफ्ते भी निकल गए, सरकार ने अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो चीज़ दी ही नहीं। इसकी वजह से नीट और पीजी की काउंसलिंग रुक गई है, काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से डॉक्टर्स लोग जो हैं वो आ गए हैं सड़कों के ऊपर,
ठीक है। जिनकी कोविड वाली ड्यूटी है वो तो देखिए ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जिसकी कोविड वाली ड्यूटी नहीं है वो लोग सड़कों पे हैं, तो जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की हो गई है कमी। तो ये है पूरे का पूरा मामला, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप क्या बताओगे? कमेंट में ये बताओगे इंडिया में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया जाता है, ठीक है। और क्या ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? अगर फंडामेंटल राइट है तो कौन से आर्टिकल के अंदर है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि है आज का एडिटोरियल सेक्शन। आज के एडिटोरियल में सारी चीज़ें मोस्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, तो ज़्यादा मज़ा मुझे आया नहीं, लेकिन ये फिर भी मैंने थोड़ा निकाल लिया क्योंकि ये थोड़ा मुझे ठीक ठाक लगा। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, नो ऐसे पूछेगा वो आपसे, नोर्ड स्ट्रीम वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है, व्हाट इट इज़, ऐसे पूछेगा वो आपसे एग्जाम में। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे होंगे तो इसका आंसर आपको वैसे डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज इट, तो आपसे वो पूछेगा इट्स इट्स अ क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ऐसे पूछेगा क्रूड ऑयल पाइपलाइन, है ना, ऐसे कुछ बोलेगा पाइपलाइन बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, कुछ भी पूछ सकता है ना, उसकी मर्जी है। तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले आप ना एक बार यूरोप का थोड़ा सा सीन समझ लीजिए, वहाँ पे है क्या सीन। देखिए कहाँ से समझाऊँ आपको, चलिए इसी को देख लेते हैं। देखिए ये है इधर रशिया, ठीक है, रशिया द डॉन, ये है बेलारूस, इधर आता है आपका पोलैंड, ठीक है, और यहाँ पे ये जो नीचे वाला कंट्री है ये है आपका यूक्रेन। इस दूसरे डायग्राम में दिया हुआ है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं दिया हुआ, खैर कोई बात नहीं। ये है आपका यूक्रेन और इधर आपका जो यूरोपियन सारी कंट्रीज आ जाती हैं। अब हिस्टोरिकली क्या था ना, यूरोप और यूक्रेन, और रशिया और यूक्रेन ये तो एक ही कंट्री हुआ करते थे ना, ये तो सब एक ही कंट्री का पार्ट हुआ करते थे 1991 से पहले, उसके बाद ही डिसइंटीग्रेशन हुआ है। और रशिया जो है दुनिया का वन ऑफ द टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है और नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है, ये भी आपको पता है। और रशिया यूरोप को हमेशा से ही नेचुरल गैस को सप्लाई करता है, लेकिन वो नेचुरल गैस को सप्लाई करने वाली जो मोस्टली जो पाइपलाइन हुआ करती थी वो कहां से निकल के जाती थी? बेलारूस से निकल के जाती थी और यूक्रेन से निकल के जाती थी। आज भी बहुत सारी पाइपलाइन यूक्रेन से ही निकल के जाती हैं जो रशिया से यूरोप के अंदर जाती हैं। अब यूक्रेन के साथ चलता है ये रशिया का पंगा, आपको पहले से ही पता है ना। यहाँ पे एक छोटा सा जगह हुआ करती थी यूक्रेन के अंदर ही, क्रीमिया, जिसको 2014 में एनेक्स कर लिया था रशिया ने। और इस समय भी यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही है। रशिया ने 1 लाख से ज़्यादा अपने सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा दिए हैं और कभी भी रशिया यूक्रेन को अटैक कर सकता है, वो तो एक इसकी अलग हिस्ट्री है। हम बात करते हैं पाइपलाइन की। तो रशिया से बहुत सारी पाइपलाइन जाती थी। अब ये यूक्रेन क्या करता था, यूक्रेन को उससे मिलता है पैसा, है ना, यूक्रेन उससे रेंट लेता है और ट्रांजिशन फीस लेता है, जिसकी वजह से यूक्रेन की इकोनॉमी चलती है। लेकिन रशिया ने कहा कि अच्छा मेरे से पंगा लेते हो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग रास्ता ढूंढ लिया। अब देखिए यूरोप को तो नेचुरल गैस चाहिए, और देखिए रशिया और यूरोप के भी रिश्ते कोई खास नहीं है, खास के मतलब अच्छे है ही नहीं, क्योंकि यूरोप की मोस्टली कंट्री तो नाटो का पार्ट है। फिर भी अब यूरोपियन कंट्रीज मजबूरी में रशिया के ऊपर डिपेंड करती हैं नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए। वैसे तो देखिए कतार भी है, यूएई है। अब कतार यूएई से पाइपलाइन बिछाना थोड़ा बहुत महंगा पड़ता है, टेक्निकल भी दिक्कतें उसके अंदर हैं। तो रशिया के ऊपर डिपेंड करता है यूरोप नेचुरल गैस के लिए। अब इसका फायदा उठाता है रशिया, क्योंकि उसको नेगोशिएशन का मौका मिल जाता है। अब यहाँ पे है देखिए जर्मनी, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसको बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे भी नेचुरल गैस जो है वो क्लीन एनर्जी मानी जाती है, तो जर्मनी चाहता है, वैसे पूरा यूरोप ही चाहता है कि वो क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको अपने जो क्लाइमेट चेंज और वो जो पेरिस अग्रीमेंट वगैरह है ना, उसके अंदर जो कमिटमेंट दिया हुआ है उसको भी फुलफिल करना है। तो यूरोपियन कंट्रीज, ऑल ओवर यूरोपियन कंट्रीज, वो कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट थे उससे दूर जा रहे हैं। इवन जो वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे उनको भी बंद कर रहे हैं, ये उनका टारगेट है। तो जर्मनी और बाकी सारी कंट्री ये सब चाहती हैं, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए, और नेचुरल गैस कहाँ से मिलेगी, रशिया से मिलेगी। तो रशिया ने यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करने के लिए यूक्रेन वाले रूट को छोड़ के, हालांकि अभी भी यूक्रेन से अच्छा खासा होता है, एकदम से तो बंद नहीं कर सकते ना आप, तो इन्होंने दूसरा रूट चुना। इन्होंने जो है इस रूट से गए, देखिए यहां से होते हुए, बाल्टिक सी से होते हुए, और ये पहुंचे यूरोप के अंदर। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम, इसको पाइपलाइन बोलते हैं।
ये जो पाइपलाइन है कई सालों से वहाँ पे चल रही थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। तो जैसे-जैसे पेरिस एग्रीमेंट के बाद और ज़्यादा नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो इन्होंने एक और पाइपलाइन बनाने का सोचा, जिसे कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम जो 1 है वो पहले से चल रही है, तो इन्होंने एक और बनाया ताकि यूरोप की जो डिमांड है नेचुरल गैस के लिए वो पूरी हो सके। अब रशिया भी देखिए एकदम बहुत ही दिमागदार आदमी है, उसने क्या किया, रशिया ने जानबूझ के वहाँ पे नेचुरल गैस की सप्लाई को कम कर दिया। क्योंकि उसपे ऊपर दबाव बनाना चाहता था कि भैया जल्दी से जल्दी दूसरी पाइपलाइन भी बनाओ। और पीछे हुआ क्या कि ट्रंप जो भाई साहब थे ना, जब ट्रंप थे तो उन्होंने जर्मनी के साथ उनके रिश्ते थोड़े से खराब हो गए थे, ट्रंप वाले, क्योंकि उन्होंने जर्मनी की जो एंजेला मर्केल जो थी का चांसलर, उनके फ़ोन को टैप करवा दिया था। हालांकि वो उनसे पहले वाले जो थे ओबामा जी वही करवाते थे, बट ठीक है, ट्रंप थोड़े से और अग्रेसिव थे। इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को थोड़ा डांटना वाटना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये नाटो में पैसा नहीं देते थे। तो उस समय जर्मनी ने जो है रशिया के साथ थोड़ा डील किया और ये नॉर्ड 2 एक पाइपलाइन बना डाली। $55 बिलियन का इन्होंने खर्चा किया, मतलब बहुत सारे बिलियन डॉलर का खर्चा इन्होंने किया, और 55 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है गैस वो भेजेंगे। ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे चल रहा है, ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यूएसए है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं नॉर्ड 2 को। यूएसए का कहना है अगर इसको अप्रूवल मिल गया तो इसकी वजह से रशिया जो है वो यूरोप को ब्लैकमेल कर सकता है फ्यूचर में, और यूरोपियन कंट्रीज की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी रशिया के ऊपर फॉर देयर ओन एनर्जी नीड, जिसकी वजह से हो सकता है नाटो यूरोपियन कंट्रीज जो अमेरिका की फ्रेंड्स हैं वो बैकफुट पे आ सकती हैं, और रशिया फ्यूचर में इसको पॉलिटिकल गेन के लिए भी यूज कर सकता है। अब आप मान के चलिए फ्यूचर में मान लो लड़ाई हो जाती है तो रशिया क्या करेगा, पाइपलाइन को काट देगा, मतलब वो सप्लाई को ही बंद कर देगा। अब भैया यूरोप हो जाएगा। अब देखिए कोल तो ये पहले ही बंद कर चुके हैं, है ना, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट पर इन्होंने वैसे ही बंद कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाएगा, और सब चीजें एनर्जी से ही चलती हैं, तो जिसकी वजह से अमेरिका इसको कर रहा है अपोज। ठीक है, लेकिन जर्मनी को चाहिए भैया एनर्जी, अपनी उसको चलाने के लिए इंडस्ट्री पूरे यूरोप को ही चाहिए वैसे तो। अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इस समय लगभग 24% 23% के लगभग जो बिजली पैदा होती है वो कोल से होती है। उसके अलावा जो 25% के आसपास है वो आपकी विंड वगैरह से होती है। 16% जो है वो उसकी होती है नेचुरल गैस से, और 11% होती है न्यूक्लियर एनर्जी से। तो ये जो 16% नेचुरल गैस है जर्मनी इसको इंक्रीज करना चाहता है, और ये 11% वाली को डिक्रीज करना चाहता है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है जर्मनी इसको भी खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से वो रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो है पूरे का पूरा खेल यहाँ पे चल रहा था, यूएसए का, जर्मनी का, यूरोप का, रशिया वगैरह का। तो थोड़ा सा आपको मैंने ये बता दिया। देखिए करने को तो आप इसको चाहे अगले 3 घंटे भी डिस्कशन कर सकते हो, टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कब आपको ब्रेक लगाने हैं। तो हम लोग मेरे ख्याल से यहीं पे ब्रेक लगा देते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। आपको बस ये बाल्टिक सी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री हैं जो बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे। एक तरफ आपका यहाँ पे फिनलैंड है, दूसरी तरफ यहाँ पे रशिया है, इस्टोनिया है, लुथियानिया है, तो ये तो रशिया ही हो गया। ठीक है, जर्मनी आपका यहाँ पे है, डेनमार्क आपका यहाँ पे है, स्वीडन यहाँ पे ये सारी कंट्री आपको बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं। एक तो ये चीज़, और ये नॉर्ड स्ट्रीम कहाँ से पास होती है, बाल्टिक सी से पास होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में इतना ही पूछेंगे आपसे। खैर, और न्यूज़ तो इतनी ही थी, न्यूज़ इससे ज़्यादा और कुछ है भी नहीं हमारे पास, लेकिन कुछ एडिशनल न्यूज़ हमारे पास है, जैसे आधार लिंकिंग वाला। जो बच्चे अभी तक आधार लिंकिंग और वोटर आईडी कार्ड वाले टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, जिसको हम लोग करवा चुके हैं ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में, उनके लिए आज फिर से द हिंदू वालों ने एक और आर्टिकल दिया हुआ है। मतलब होता ना बाल की खाल निकालना, तो ये जो टॉपिक है ना, द हिंदू वाले बाल की खाल निकाल चुके हैं, निचोड़ चुके हैं इस टॉपिक को। और भैया और बंद करो, कुछ और अच्छा टॉपिक दो यार, हम लोग कुछ और करें। ठीक है, तो वो बच्चे उसको पढ़ सकते हैं जिन्होंने पहले वाली एनालिसिस नहीं करी है। एक जेड कैटेगरी सिक्योरिटी जो है वो पंजाब के 2 बीजेपी लीडर्स को दिया गया है, तो ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक थोड़ा सा न्यूज़ में था। देखिए यूपीएससी के हिसाब से बकवास टॉपिक है, यूपीएससी इस तरह के टॉपिक क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आप अगर इंट्रीग हो, अगर आप दूसरे एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हो, उसमें शायद वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, खासकर अगर आप सीपीएफ वगैरह के अगर देते हो, तब आपसे एनडीए वगैरह का अगर अब बच्चा कोई एग्जाम देता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी और एक्स सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या क्या होता है। जेड प्लस के अंदर 36 पर्सनल होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। जेड के अंदर 22 होते हैं, वाई के अंदर 11 होते हैं, और एक्स के अंदर सिर्फ 2 पर्सनल होते हैं। ठीक है, एक वैसे तो अब तो और भी कम हो गया, एक ही पीएसओ होता है जो पुलिस वाला होता है, वो गन लेके चलता रहता है। ठीक है, और कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं, एसपीजी,
जो कि प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं। एनएसजी हमारे पास बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी है। एनएसजी कमांडोज, यू वेरी वेल नो। जब अटैक हुआ था ताज के ऊपर तब एनएसजी को ही बुलाया गया था। आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ठीक है, अगर आप इन एग्जाम वगैरह देते हो तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, तो ठीक है, उसलिए हल्का सा आपको यहाँ पे मैंने कंटेंट दिया हुआ है। एक और हल्के सा आपका एडिशनल टॉपिक है, ठीक है। गोवा में लो ग्रेड आयरन ओर का दोबारा से एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया है। आयरन ओर की जब आप बात करते हो तो आयरन ओर की जो है 4 कैटेगरी हमें मिलती हैं, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। हेमेटाइट जो होती है वो बेस्ट कैटेगरी होती है, जिसके अंदर 70% जो है आयरन का कंटेंट होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट जो है 60 to 70%, लिमोनाइट होता है 40 to 60, और सिडराइट के अंदर होता है लेस देन 40% ऑफ आयरन। देखिए मैंने एक अपने लिए एक कोड यहाँ पे बनाया था कि इसको कैसे याद करना है। इसको मैंने कैसे याद किया था पता है? हाँ, मैंने इसको ऐसे किया था, महालीशी, ठीक है, महालीसी, ठीक है। एक हमारे पास महर्षि होते हैं ना, महर्षि, तो मैंने महर्षि के हिसाब से ही इसको, महर्षि की मुझे हिंदी में नहीं आती है स्पेलिंग, ठीक है, लेकिन महर्षि से मैंने इसको याद किया था। तो आप भी इसको महर्षि से ही याद कर सकते हो अगर आपको याद करना है तो, ठीक है। तो भैया ये है आपका महर्षि, लेकिन आर आई को आप एल आई से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ठीक है, करना है तो कर सकते हो। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कुछ लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आपका स्टैंडर्ड ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक होते हैं, ठीक है। मयूरभंज में, बैलाडीला में, है मरमे गांव में, रत्नागिरी, होसपेट, मैंगलोर, चिकमंगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी कर्नाटका के अंदर, काफ़ी हाई ग्रेड आयरन यहाँ पे पाया जाता है। बाबा बुदान हिल्स यहाँ पे है ना। नाव मुंडी जो एक जगह है बहुत ही शानदार, वहाँ पे भी पाया जाता है। तो ये कुछ लोकेशन आपको आयरन वाली इंडिया में पता होनी चाहिए, ठीक है। आयरन ओर की जो माइनिंग की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था क्योंकि यहाँ पे कुछ करप्शन हो गया था। और करप्शन का तो आपको पता ही है कि करप्शन का और इंडिया की पॉलिटिक्स का बिल्कुल क्या कहते हैं उसको हिंदी फिल्मों में, चोली दामन का रिश्ता है। तो उस रिश्ते को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने दोबारा इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये माइनिंग कुछ लो ग्रेड आयरन की यहाँ पे दोबारा फिर से शुरू हो गई है। गोवा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता है। गोवा की इवन जो जीडीपी है उसका 20% के लगभग जो वो आयरन से ही मिलता था कुछ समय पहले तक, 2013-14 तक। तो जब सरकार ने इन माइंस को बंद किया तो आज के समय में उसकी जीडीपी का सिर्फ 2% ही आयरन ओर से आता है, इसीलिए सरकार ने शायद इसको अप्रूव किया है, ठीक है। तो वो है थोड़ा सा मोरा मामला। आई होप अभी के टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार देख लेते हैं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। अटल इनोवेशन हम लोगों ने कर लिया, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, और इंसाकोग भी हो गया, अटल इनोवेशन, एनपीए, इजराइल पैलेस्टाइन इशू भी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, कुछ एडिशनल टॉपिक। चलिए, तो यही है दोस्तों आज के लिए। आई होप आपको आज की एनालिसिस ठीक ठाक लगी होगी। देखिए सारी मेहनत आप मुझसे मत करवाया करो, मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे सकता हूँ, लेकिन आपको जो डिटेल एनालिसिस और डिटेल अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो थोड़ा सा आप खुद भी मेहनत करना शुरू करें। खुद से अगर करना शुरू करेगा तो डेफिनेटली आप एग्जाम में उसको ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर सकते हो, अपने नोट्स को आप अपने हिसाब से बना सकते हो, राइट। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।